हमारी दुनिया में एक ऐसा कैपिटल है जिसे लाखों लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो आज तक लगभग खाली पड़ा है। साथ ही अमेरिका ने $17 बिलियन एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए जिसका कभी भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी कि ये अब भी पूरी तरह बेकार पड़ा है। आज हम दुनिया के 5 ऐसे ही बेकार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 5 पर है इंटरस्टेट H3 हवाई। दरअसल ये एक बेहद ही खूबसूरत हाईवे है जो कि अमेरिका के अलोहा स्टेट हवाई में बना है। 26 किलोमीटर लंबा ये इंटरस्टेट H3 दुनिया के सबसे शानदार नजारों के बीच से गुजरता है। ये इतना खूबसूरत है कि कभी कभी लगता है कि गाड़ियां चलाते चलाते लोग नजारों में खोकर रुक ना जाए और यहाँ पर ट्रैफिक का खतरा न पैदा कर दे। लेकिन जितना ये हाईवे खूबसूरत है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। 1960 में जब इस प्रोजेक्ट को बनाने का ऐलान हुआ था तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी डिफेंस, यानी कि उस समय अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था और उन्हें किसी भी कीमत पर अपना मिलिट्री बेस मजबूत करना था। इसीलिए इस हाईवे को ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो सीधा पर्ल हार्बर नेवल बेस को साउथ साइड से कनेक्ट करे और फिर उसी रोड को काटते हुए हवाई के ईस्ट कोस्ट में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन तक जा पहुंचे। मतलब अगर कभी वॉर शुरू हो जाए तो यहाँ लगने वाला जरूरी सामान एक बेस से दूसरे बेस पर कुछ ही घंटों में पहुँचाया जा सके। लेकिन जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उसके अगेंस्ट में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी खड़ा हो गया। एनवायरमेंट ग्रुप्स और यहाँ रहने वाले लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि इस प्रोजेक्ट के चलते उनकी जमीन बर्बाद हो जाएगी और इस गांव में भी शहर जैसा पॉल्यूशन फैलने लगेगा। यानी कि उनका मानना था कि जंगल और पहाड़ टूटने से उनकी कल्चर साइड भी बर्बाद हो सकती है। एनवायरमेंट लॉ और रूट चेंज करने की मजबूरी की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग 26 साल तक अटका रहा, जिसके बाद फिर 1986 में यूएस के कांग्रेस ने इसे एनवायरमेंट लॉ से छूट दे दी और फाइनली 1989 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और फिर यहाँ से लगभग 37 साल बाद 1997 में इस हाईवे को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस हाईवे को बनाना एक बड़ा चमत्कार माना जाता है, क्योंकि इस रोड को बहुत ही डेंजरस और खतरनाक इलाकों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है। यानी कि जहाँ पहाड़ थे वहाँ हाईटेक टनल्स बनाए गए और जहाँ घाटियाँ थी वहाँ रोड को लंबे लंबे ब्रिज के ऊपर बनाया गया ताकि नीचे के घाटियों का एनवायरमेंट बचाया जा सके। लेकिन बार बार डिले होने और रास्ते बदल जाने की वजह से ये प्रोजेक्ट अपने ओरिजिनल बजट से 5 गुना ज्यादा महंगा पड़ गया, जिसकी फाइनल कॉस्ट $1.3 बिलियन तक जा पहुंची थी, यानी कि लगभग $50 मिलियन पर किलोमीटर, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा हाईवे बना देता है। लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी ये हाईवे हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहा। कुछ लोग इसे रोड टू नोवेयर कहते हैं, क्योंकि जिस डिफेंस रीजन के लिए 16 में इसे प्लान किया गया था वो अब पुराने हो चुके थे और इसका डायरेक्ट कनेक्शन सिटी सेंटर होनोलुलु तक भी नहीं जाता था। ऊपर से यहाँ रहने वाले बहुत से लोग आज तक H3 पर ड्राइव करना पसंद ही नहीं करते। दरअसल उनका कहना है कि ये हाईवे श्रापित है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके कई सारे धार्मिक साइट्स तोड़ दिए गए थे। इंटरस्टेट H3 एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट तो जरूर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हमेशा एक यूजलेस प्रोजेक्ट ही रहेगा। नंबर 4 पर है सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसी वजह से सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को बनाने का प्लान किया गया, जिसे वहीं के लोगों और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए प्लान किया गया था ताकि मैड्रिड शहर के बिजी में एयरपोर्ट पर प्रेशर कम हो सके। इस नए एयरपोर्ट में यूरोप की 5 सबसे लंबी रनवे में से एक थी और शुरुआत में इसका एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन पैसेंजर्स का था। फ्यूचर में प्लान था कि इसे और बढ़ा करके 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया जा सके और फिर इसी के साथ 29 में इस प्रोजेक्ट को $1.3 बिलियन में स्टार्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तब ये कॉस्ट बिल्कुल सही लग रही थी। लेकिन 2012 में ही इसे दिवालिया घोषित करना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका लोकेशन, यानी कि ये असल में मैड्रिड सिटी से 200 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से पैसेंजर वहां तक घंटों के सफर से बचकर सिटी में ही फ्लाइट लेना पसंद करते थे और इसी वजह से पहले ही साल में एयरपोर्ट पर सिर्फ एक छोटी सी एयरलाइन बची रहेगी, जिस वजह से 2012 तक ये $300 मिलियन के कर्ज में डूब गया। जिसके बाद 2013 में इस एयरपोर्ट को ऑक्शन में डाला गया, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई खरीदार नहीं मिला। एक समय में तो इसे सिर्फ $12,000 में बेचने की कोशिश की जाने लगी और फाइनली 29 में इसे एक नए ऑनर ने खरीद के कोविड में इसका यूज टेम्पररी स्टोरेज के लिए करने लगा, यानी कि फ्लाइट के बजाय ग्राउंडेड एयरप्लेन्स यहाँ रखे जाने लगे। 2020 तक यहाँ 65 एयरक्राफ्ट खड़े थे, जिस वजह से यहाँ 300 जहाज और रखने के लिए एयरपोर्ट का काम चल रहा था। लेकिन तब तक कोविड खत्म हो चुका था और यहाँ जो भी फ्लाइट थी वो भी जा चुकी थी, जिस वजह से ये एयरपोर्ट अब भी बेकार पड़ा है, जिसमें $बिलियन यूज करके इसका असली इस्तेमाल काफी मुश्किल है। चलो अब चलते हैं म्यांमार, जहाँ पूरी की पूरी एक नई कैपिटल सिटी बनाई गई है और वो भी दुनिया से छुपाकर।
2002 में मिलिट्री गवर्नमेंट ने इस नए कैपिटल को बनाना शुरू किया था और इसके बनने के बाद नवंबर 2005 में पब्लिक को अनाउंस किया गया कि अब कंट्री की कैपिटल चेंज कर दी गई है और यहीं से 4 महीने बाद इसका नाम रखा गया था नायपीताउ, जिसका मतलब है किंग का रेसिडेंस। लेकिन कैपिटल चेंज क्यों किया गया था? देखा जाए तो इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती है, जिनमें से कुछ कहते हैं कि म्यांमार की पुरानी कैपिटल यनगांव कोस्टल एरिया में थी और समुद्र के काफी करीब होने की वजह से 20s के अर्ली पीरियड में मिलिट्री को लगता था कि अगर वॉर या एक्सटर्नल अटैक हुआ तो यनगांव इजी टारगेट बन सकता है, इसीलिए कैपिटल चेंज की गई है। लेकिन असली वजह ये नहीं, बल्कि इनके पुराने कैपिटल यनगांव की पॉपुलेशन थी, जहाँ तकरीबन 7 मिलियन लोग रहते थे और 2050 तक पॉपुलेशन डबल होने वाली थी। ऊपर से ये सिटी ब्रिटिश रूल के टाइम नवल पर्पस के लिए भी चूज की गई थी। नए कैपिटल में अब तक $4 बिलियन खर्च हो चुके थे, जहाँ तकरीबन 20 लेन हाईवेज, 100 से भी ज्यादा लग्जरी होटल्स और 325 फीट ऊंची एक धार्मिक जगह भी बना दी गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ एक चीज की कमी थी और वो थी पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ मुश्किल से 10 लाख लोग रहते हैं और वो भी ज्यादातर शहर के बाहरी इलाकों में, जहाँ ना तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है और ना ही अच्छे स्कूल्स, यानी कि लोग यहाँ बसना ही नहीं चाहते, जिस वजह से ये सिटी ऑलमोस्ट एक भूतिया सिटी लगती है, जहाँ बड़े बड़े हाईवेज पर कभी कभी 1 से 2 ही गाड़ियाँ चलती दिखाई देती है। एयरपोर्ट की कैपेसिटी 3.5 मिलियन पैसेंजर्स की है, लेकिन उसे भी सिर्फ कुछ ही लोग यूज करते हैं। हालांकि यहाँ के गवर्नमेंट का दावा है कि ये फ्यूचर में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनेगी, लेकिन अभी 2025 में देखा जाए तो ये वर्ल्ड की सबसे अजीब कैपिटल और एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट में गिना जाता है। नंबर 2 पर है फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। ये सिटी 4 आर्टिफिशियल आइलैंड पर बन रही है और इसे स्मार्ट ग्रीन सिटी के स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जो कि सिंगापुर के पास होने की वजह से इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस सिटी को सारी सुविधाओं के साथ 2035 तक $100 बिलियन के बजट में बनाने का प्लान किया गया था, जहां एक आइलैंड पर इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के घर इतने महंगे हैं कि लोकल मलेशियंस इन्हें खरीद ही नहीं सकते, जिस वजह से 2019 तक 80% प्रॉपर्टीज चाइनीज सिटीजन के पास चली गई और एरिया में मंडारिन लैंग्वेज का असर बढ़ने लगा, जिसे लोग नए जनरेशन के नाम से भी रेफर करने लगे। और इसी के चलते पीएम महातिर मोहम्मद ने फॉरेनर्स के लिए यहाँ खरीदारी पर बैन लगा दिया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बैकआउट होने लगे। 7 लाख लोगों के लिए बनाई गई इस सिटी में 2025 तक मुश्किल से कुछ ही लोग रहते हैं। अभी इस फॉरेस्ट सिटी को लगभग रोका हुआ है, जहाँ जमीन पर पहले ही ये लोग अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये भी एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट साबित हो रहा है। हमारा आखिरी और शायद सबसे चौंका देने वाला प्रोजेक्ट है यूका माउंटेन। न्यूक्लियर वेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है और इसे सेफ स्टोर करना बहुत जरूरी है। 1980s में यूएसए ने डिसाइड किया था कि सारा न्यूक्लियर वेस्ट जमीन के नीचे सेफ जगह पर रखा जाएगा, जिसके लिए 1987 में यूका माउंटेन को सेलेक्ट किया गया, जहाँ वोल्केनिक रॉक से बनी एक बहुत ही मजबूत चट्टान थी जो लाखों साल पुरानी है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को भरोसा था कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को आसानी से संभाल सकता है। लेकिन यहाँ की लोकल पब्लिक ने इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन किया। उनका कहना था कि यहाँ पर कभी भी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर था ही नहीं, तो पूरे कंट्री का वेस्ट यहाँ क्यों डाला जाएगा। ऊपर से यहाँ लीकेज का रिस्क भी था, जो इसके आसपास के नदियों और लोकल अमेरिकन के लिए भी खतरा साबित हो सकता था, जिसके बाद भी 2002 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। लेकिन अपोजिशन बढ़ने की वजह से 2010 में ओबामा गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग रोक ली थी, जिसके बाद भी कोर्ट ने इसे रिस्टार्ट करने का ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन यहाँ अब भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। यानी कि अब तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लियर कर दिया है कि यूका माउंटेन अब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। लगभग $17 बिलियन खर्च होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट अब तक यूज में नहीं आ सका। काफी लोगों की खींचातानी के बाद भी ये अमेरिका का सबसे यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट साबित हो चुका है। बाकी आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या लगता है? क्या कभी फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट यूजफुल साबित हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।